एग्ज़ाम इंडिया करंट अफेयर्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में हम 27 जुलाई 2023 से 29 जुलाई 2023 के बीच के करंट अफेयर्स को देखेंगे। वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम इंडिया करंट अफेयर को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 27 जुलाई में पहला महत्वपूर्ण खबर है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव हाल ही में विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव को देखने के लिए इसके शुरुआती कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख भारतीय संविधान में केंद्र शासन में अनुच्छेद 75 के तहत किया गया है, जबकि राज्यों में इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 164 में किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या वर्तमान में 50 है, मतलब 50 सदस्यों की अनुमति के साथ ही लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। 1952 में यह सदस्य संख्या 30 थी। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद 10 दिनों के अंदर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ चर्चाएं की जाती हैं। अभी हाल ही में विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया था कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता गौरव गोगोई द्वारा। विपक्ष द्वारा मणिपुर हिंसा पर पीएम को बोलने के लिए यह विकल्प अपनाया गया है। सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव निचले सदन के किसी सदस्य द्वारा लोकसभा की प्रक्रिया व व्यवहार संबंधी नियम 198 के अंतर्गत लाया जा सकता है। 6 दशक में अब तक कुल लाए गए अविश्वास प्रस्तावों की संख्या यह 28वीं है। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ कुल 15 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1963 में। उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और यह चीन से युद्ध के हार के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अब तक अविश्वास प्रस्ताव से केवल एक बार सरकार गिरी है, और यह गिरी थी सरकार प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी को। इन्होंने वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दिया था 1979 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। इसके पहले नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ 2018 में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब तक अविश्वास प्रस्ताव के साथ ही विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है सरकार द्वारा, और यह विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। अब तक विश्वास प्रस्ताव 3 बार प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें 3 सरकारें गिर चुकी हैं। इसमें पहला सरकार गिरा था 1990 में वीपी सिंह सरकार की, और दूसरा सरकार गिरा था 1997 में, उस समय एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे। तीसरी सरकार गिरी थी 1999 में, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय प्रधानमंत्री थे। माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर है 12.6%। राज्यों में सर्वाधिक माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर है। पहले स्थान पर ओडिशा, यहाँ पर 27.3% बच्चे स्कूल छोड़ते हैं माध्यमिक विद्यालयों में। दूसरे स्थान पर है मेघालय, तीसरे पे बिहार, चौथे पे असम। जबकि प्राथमिक विद्यालय स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर सर्वाधिक है मणिपुर में, दूसरे पे मेघालय, तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश। नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। यह रिपोर्ट है निर्यात में हिस्सेदारी से संबंधित। भारत में निर्यात होता है देश के 100 जिलों में 84%, जबकि भारत के 580 जिलों में केवल 16% निर्यात किया जाता है। भारत के इन 100 जिलों में से 10 जिले निर्यात करते हैं 38.02%, जबकि 90 जिले निर्यात करते हैं 46%। निर्यात करने वाले जिलों में सर्वाधिक है
निर्यात करने वाला ज़िला है भारत का जामनगर पहले स्थान पर है, यह गुजरात का ज़िला है। दूसरे स्थान पर सूरत, तीसरे स्थान पर मुंबई सब अर्बन और चौथे स्थान पर मुंबई है। जबकि राज्यों में निर्यात करने वालों में सर्वाधिक है गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे कर्नाटक। प्रभात कुमार को दक्षिण अफ्रीका में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। शंकरी चंद्रन यह भारतीय हैं, इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार, और यह पुरस्कार इनके उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन के लिए प्रदान किया गया है। हुन सेन या कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका कंबोडिया में कुल 38 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे थे और ये इस्तीफा देने के साथ अपने बड़े बेटे को पीएम पद सौंपेंगे। इनके बड़े बेटे का नाम है हुन मैनेट, अर्थात कंबोडिया के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे हुन मैनेट। आदित्य यश संबंत यह महाराष्ट्र के हैं, यह भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल स्टेशनों का उन्नयन और आधुनिकीकरण किया जाएगा। 1309 स्टेशनों का उन्नयन किया जाएगा। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र बनेगा, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज। अश्वमेध देवी को बिहार राज्य का राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह बिहार बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। दीपक मिगलानी को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ साओ टोमो तथा प्रिंसिपे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। द रूबरू या मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता है, यह विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता भी है। यह आयोजित किया जाएगा गोवा में। यशफांगनोन कोनयाक यह नागालैंड के हैं। यह नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी हैं। इसके साथ ही यशफांगनोन कोनयाक इससे पूर्व राज्यसभा के उपसभापतियों के पैनल में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य भी बनी है नागालैंड की। 27 जुलाई के बाद 28 जुलाई के करंट अफेयर्स में 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 2023 में विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम है वन लाइफ वन लीवर। हेपेटाइटिस बी वायरस के खोजकर्ता थे बारूक सैमुअल ब्लैमबर्ग के सम्मान में ही 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस के खोजकर्ता बारूक सैमुअल ब्लूमबर्ग का जन्म 28 जुलाई 1925 को हुआ था और इस दिवस की मनाने की घोषणा मई 2010 में की गई थी। 28 जुलाई को ही विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 2023 में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस की थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपुल्स एंड प्लैनेट। रूबेला को सफलतापूर्वक समाप्त करने की घोषणा की गई है भूटान द्वारा और रूबेला एक वायरस जनित बीमारी है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की गई है रुचिरा कंबोज द्वारा। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी राजदूत हैं और इनका कार्यकाल संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग में 2027 तक कार्यकाल रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग में कुल 46 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 4 साल के लिए होता है। 2023 में 62वें सत्र के सामाजिक विकास आयोग की थीम रखी गई है सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन पर प्रगति में तेजी लाने एवं निर्धनता उन्मूलन के व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सामाजिक नीतियों के माध्यम से सामाजिक विकास एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। सरी देवी जामनी या सिंगापुर की हैं। सिंगापुर में लगभग 20 वर्ष में देश में फांसी की सज़ा पाने वाली पहली महिला बनी है यह सरी देवी जामनी, और इनको फांसी इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने लगभग 35 ग्राम हेरोइन की तस्करी करने का दोषी पाया गया था। इस कारण से सिंगापुर में लगभग 20 वर्षों में फांसी पाने वाली पहली महिला बनी है सरी देवी जामनी। सिंगापुर में यह नियम है कि यदि कोई भी व्यक्ति 15 ग्राम से अधिक हेरोइन की तस्करी करने पर पाया जाता है तो उसे वहाँ फांसी दी जाती है। इससे पूर्व 2004 में एन में वेयोन महिला को फांसी दी गई थी सिंगापुर में।
युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। युगे युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है दिल्ली के सीने विस्टा में। यह संग्रहालय स्थित होगा दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के बीच में। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय यह विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा। इस संग्रहालय में कुल 8 थीमों पर आधारित 8 खंड होंगे। इसमें 5000 वर्ष पुराने सभी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण के संबंधित कार्यों को रखा जाएगा। मेरा गांव मेरी धरोहर योजना, यह योजना प्रारंभ किया गया है, इसके शुभारंभ किया गया है अर्जुन राम मेघवाल द्वारा। अर्जुन राम मेघवाल भारत के कानून एवं न्याय और केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं। मेरा गांव मेरी धरोहर योजना अर्जुन राम मेघवाल द्वारा कुतुब मीनार से प्रारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है गांव से ग्रामीणों का पलायन रोकने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर योजना प्रारंभ किया गया है। डॉक्टर आपके गांव, डॉक्टर आपके गांव में प्रारंभ किया गया है जम्मू और कश्मीर में। इस योजना में डॉक्टर गांव-गांव जाकर रोगियों का इलाज करेंगे तथा निःशुल्क दवा वितरित किया जाएगा। मोहम्मद बैजाम, मोहम्मद बैजाम यह राष्ट्रपति हैं नाइजर के। नाइजर की राजधानी है नियामे। मोहम्मद बैजाम नाइजर के राष्ट्रपति। नाइजर की सेना द्वारा इनको तख्ता पलट करके नाइजर के राष्ट्रपति को बंधक बना लिया गया है। नाइजर में सेना के कर्नल मेजर हैं अमादो अब्रादामाने। एशियाई जूनियर और युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेज़बानी की जाएगी भारत द्वारा और इसकी मेज़बानी 28 जुलाई से 5 अगस्त के बीच किया जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना प्रारंभ किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और यह योजना उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में किया जाएगा। इसका उद्देश्य पात्र कामकाजी बच्चों को उनकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आय की भरपाई करके बाल श्रम को समाप्त करना। इसमें 8 से 18 वर्ष के लड़के और लड़कियों को मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। लड़कों को 1000 और लड़कियों को 1200 रुपये मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। सुश्री दिव्या, सुश्री दिव्या भारतीय लागत लेखांकन संस्थान ICAI के दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। हाल ही में भी स्टेपल वीज़ा चर्चा में रहा है। यह स्टेपल वीज़ा क्या होता है? यह स्टेपल वीज़ा चीन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को स्टेपल वीज़ा जारी किया गया, जिस कारण से यह स्टेपल वीज़ा चर्चा में है। स्टेपल वीज़ा बिना स्टैंप लगा एक पर्चा होता है जिससे पिन स्टेपल के जरिए पासपोर्ट से अटैच किया जाता है और उसे कभी भी अलग किया जा सकता है। चीन इन्हें वैध दस्तावेज बताता है लेकिन भारत ने इसका हमेशा विरोध किया है। इस कारण से स्टेपल वीज़ा चर्चा में है। 29 जुलाई के महत्वपूर्ण खबरों में देखेंगे। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम है बाघों के साथ एक भविष्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काम करना। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग रूस में 2010 से। इसका अधिनियम बनाया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में और यह लॉन्च किया गया था इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। 50 टाइगर प्रोजेक्ट 50 वर्ष पूरे हुए हैं। अप्रैल 2023 में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व। यह टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे 2022 में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और यह बुंदेलखंड में स्थित है। यूपी में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। इससे पूर्व 3 टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट चीता चलाया गया कि 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत में लाने की योजना है। भारत में बाघ गणना की पहली शुरुआत हुई थी 2006 में। बाघ गणना कुल 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। 2022 में बाघ गणना का यह 5वां संस्करण था। इसका पहला संस्करण 2006 में प्रारंभ किया गया था। उसमें भारत में बाघों की संख्या 1411 थी। दूसरा संस्करण था 2010 में, उसमें भारत में बाघों की संख्या 1706 थी। तीसरा संस्करण 2014 में, उसमें 2226 बाघ भारत में थे। 2018 में चौथा संस्करण जारी किया गया था।
उस समय भारत में 2967 बाघ थे। 5वां संस्करण 2022 में जारी किया गया। इस समय भारत में बाघों की संख्या 3167 है। इस तरह 2018 से लेकर 2022 के बीच में भारत में 200 बाघों की संख्या की वृद्धि हुई है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। जबकि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व, यह महाराष्ट्र में स्थित है। 2070 तक भारत हानिकारक गैसों का उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न अवार्ड प्रदान किया जाएगा रतन टाटा जी को। निराक्षी या माइंस का पता लगाने में सक्षम AUV लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च किया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा। पारकाचिक ग्लेशियर स्थित है भारत के लद्दाख में। तो इस तरह हमने 27 जुलाई 2023 से लेकर 29 जुलाई 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखे हैं। इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।